कैसे हैं दोस्तों। तो आज हम हाजिर हैं आपके सामने इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के। तो आइए इस पर्टिकुलर वीडियो में 17 क्वेश्चंस हम करेंगे दोस्तों, 17 क्वेश्चंस। और ये रही हमारे पहले क्वेश्चन की शुरुआत। तो लिखा है आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया envisages that the state shall direct its policy among other things towards securing that there is equal pay for equal work for both men and women. To give effect to this constitutional provision, the parliament enacted which act? तो भैया कौन सा एक्ट आया इसके लिए? उस एक्ट का नाम क्या है दोस्तों? इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। क्या नाम है उसका? इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। तो इस एक्ट की ही हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि मेन और वुमेन को अगर बराबर का काम किया जा रहा है तो दोस्तों बराबर की वेजेस भी मिलनी चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ इक्वल रेम्यूनरेशन टू हुम? तो किसे भैया? ऑल मेन वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन? नो। मेन एंड वुमेन? यस। मेन, वुमेन एंड चाइल्ड? चाइल्ड की तो बात ही नहीं करनी भैया, चाइल्ड से काम करवाना ही नहीं है। तो इसीलिए आंसर क्या हो गया इसका? बी, मेन एंड वुमेन। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एम्प्लॉइज? बिल्कुल ठीक बात है जी। रिक्रूटमेंट फॉर सेम वर्क, वुमेन एम्प्लॉइज की रिक्रूटमेंट होगी सेम काम के लिए, तो आप इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि भैया मेन को हायर करो वुमेन को नहीं। रिक्रूटमेंट फॉर वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, देखिए सेम वर्क और सिमिलर नेचर में भी अंतर है। चाहे सेम वर्क हो चाहे सिमिलर वर्क हो, आप कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इस एक्ट के अनुसार। कंडीशन ऑफ सर्विस सब्सिक्वेंट टू रिक्रूटमेंट, भैया रिक्रूटमेंट अगर आ गई तो जो कंडीशंस ऑफ सर्विसेज मेन को दी जाती हैं वही वुमेन को भी दी जाएगी। इसका मतलब आंसर क्या हो गया मेरे भाई? डी, दिल्ली। ठीक बात है कि नहीं? ऑल ऑफ द अबव। चलें आगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन? भैया किसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं माना जाता? रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। अरे भैया ये तो पूरी की पूरी सेंटर के हाथ में है, इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। अब बैंकिंग कंपनी, माइन, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट, ये भी सब सेंटर के हाथ में है भैया। लोकल ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये तो भैया स्टेट का मुद्दा है ना, इसीलिए इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है। फिर भी एक बार डी भी पढ़ ले। एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल एक्ट, तो जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी इसकी। आगे चला जाए। विच ऑफ दीज इज नॉट रेम्यूनरेशन एज पर द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट? तो जी इनमें से कौन सी रेम्यूनरेशन में नहीं आती? बेसिक वेजेस और सैलरी आती है। ऑफिस स्पेस प्रोवाइडेड फॉर वर्किंग, अरे भैया हम अपने काम को करवाने के लिए उन्हें जगह दे रहे हैं कि भाई यहां रह के काम करो, तो ये कोई सैलरी थोड़ी हुई। तो आंसर तो बी लग रहा है, लेकिन फिर भी सी और डी पढ़ लेते हैं। एमोल्यूमेंट्स इन कैश, एमोल्यूमेंट्स इन काइंड, यानी ये तो उसकी सैलरी में आएगा, रेम्यूनरेशन में आएगा। तो बी जो है इसका मतलब ये रेम्यूनरेशन में नहीं आता। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द Equal Remuneration Act, this act has an overriding effect on any award, agreement or contract of service made कब? तो कह रहे थर्ड सेक्शन 3 क्या बोलता है कि इसके ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा इस एक्ट का। किन चीजों पर? किसी अवार्ड पर, किसी भी एग्रीमेंट पर, या भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज कोई भी हो गया। तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, सिर्फ बिफोर तो नहीं चल सकता, आपको याद होगा कि बिफोर और आफ्टर दोनों को इंक्लूड करता है। अप टू द डेट ऑफ एक्ट कमिंग इनटू फोर्स, बिल्कुल गलत। आफ्टर द कमेंसमेंट, बिल्कुल गलत। तो दोनों चीजें आनी चाहिए, बिफोर और आफ्टर भी। आइए देखें डी में क्या लिखा है। एट एनी टाइम वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, बिल्कुल सही आंसर, यही है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of the Equal Remuneration Act, no employer shall pay to any worker employed by him in an establishment or employment remuneration dash
at the rates less favorable than those to opposite sex. इसका मतलब कि भैया आप एक जेंडर को तो ज्यादा पैसा दे रहे हो, दूसरे जेंडर को कम, ये नहीं चलेगा मेरे भाई। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो चाहे ये कह रहा है कौन सी रेम्यूनरेशन भैया, चाहे कैश की हो और चाहे काइंड में, किसी भी तरह से आप उसमें क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। पेबल इन कैश नहीं आएगा, ओवर टाइम एंड अदर बोनस नो, पेबल इन काइंड नो, पेबल इन कैश और काइंड। आंसर हो गया मेरा 7th का डी। ठीक है ना? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर सेक्शन 501 ऑफ इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, shall not make, इसको लिखते हैं थोड़ा सा, इसे रिमूव कर देते हैं। लिखा है एज पर द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी मेड। क्या लिखा जाएगा? ओके, इसको कर देते हैं एम्प्लॉयर। ठीक है, हमारा आंसर क्वेश्चन सही हो जाएगा। एज पर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट एम्प्लॉयर शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एक्सेप्ट वेयर। भैया अगर लॉ ने कहीं पर किसी काम करने के लिए प्रोहिबिशन किया हुआ है कि यहां पर वुमेन को नहीं लगाएंगे, तो भैया वुमेन को हम नहीं लगाएंगे। ठीक बात है कि नहीं? तो ऐसे पर्टिकुलर केस में जहां जहां प्रोहिबिशन बाय लॉ होगा वहीं पर ये काम करेंगे। एडिक्वेट स्टाफ, इससे कोई रिलेशन नहीं है। फिजिकल नेचर वर्क कर सकती हैं। इट डज नॉट हैव एडिक्वेट लंच ब्रेक्स, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो भाई एम्प्लॉयर शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये तो तय हो गई बात कि एम्प्लॉयर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन कहां डिस्क्रिमिनेट कर सकता है? जहां पर लॉ ने ही क्या कर दिया हो, प्रोहिबिट कर दिया हो। ठीक है कि नहीं? सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट empowers the appointment of officers for the purpose of hearing and deciding complaints with regard to the contravention of any provisions of the act। तो भैया ये बताओ, लिखा है अपॉइंट करने हैं ऑफिसर्स, किस काम के लिए? हियरिंग एंड डिसाइडिंग कंप्लेंट्स। ठीक है कि नहीं? तो एम्पावर्स के बाद डैश आना चाहिए। टू अपॉइंट। ठीक है, तो यहां पर क्या है? सेक्शन 7 एम्पावर कर रहा है कि क्या होगा, किसको एम्पावर करेगा कि भाई आप ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सको, डिसाइड कर सको, हियर कर सको कंप्लेंट्स को विद रिगार्ड टू कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो ये सारा का सारा काम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दिया जाता है। सेंटर है तो सेंटर, स्टेट है तो स्टेट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जी, सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट एम्पावर्स द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू अपॉइंट ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ डैश फॉर एड्रेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो मेरे भाई आपको याद होगा, लेबर ऑफिसर, कम से कम लेबर ऑफिसर की तो उसकी एक हैसियत होनी चाहिए, लेबर ऑफिसर की उसकी पोजीशन होनी चाहिए, रैंक होनी चाहिए, तभी क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा। तो आंसर क्या है? लेबर ऑफिसर। आ गया जी, हु शैल डिसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द हियरिंग ऑफिसर, दैट इज द पर्सन अपॉइंटेड फॉर हियरिंग एंड डिसाइडिंग द कंप्लेंट्स। तो सेक्शन 7 में यहीं पर ये बात भी हो गई कि बताओ भैया लोकल लिमिट जो है उस ऑफिसर की आप कौन डिफाइन करेगा। एक बात सोचिए, उसकी अपॉइंटमेंट किसने की? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने। तो भैया लोकल लिमिट भी जुरिस्डिक्शन की कौन डिसाइड करेगा? उसकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है ना। अगला क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 8 ऑफ द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट हुज ड्यूटी इज टू मेंटेन रजिस्टर। जाहिर सी बात है भाई, ड्यूटीज जो भी रजिस्टर को मेंटेन करने की होती है वो हमेशा और हमेशा एम्प्लॉयर की होती है। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? करें 13 क्वेश्चन। Which of the following is not a contravention as per Equal Remuneration Act? किन में से कौन सी कॉन्ट्रावेंशन नहीं है? आइए पढ़ें सारे के सारे। Makes any payment of remuneration at unequal rates to men and women
वर्कर्स फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर, ये तो कॉन्ट्रावेंशन है, ठीक बात है कि नहीं। अपॉइंट्स ओनली मेल वर्कर्स फॉर अ जॉब विच इज प्रोहिबिटेड फॉर वुमेन बाय लॉ, अरे भैया ये कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, ये तो हमने अभी सीखा था। फिर भी लग तो रहा है कि यही बी ही जो है वो आंसर है। फिर भी हमें एक काम करना चाहिए, हमें ये पूरा का पूरा पढ़ लेना चाहिए कि आखिरकार और क्या लिखा है। omits or fails to carry out any direction made by appropriate government, चलो ये तो कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई ऑर्डर दिया उसके लिए डिले कर दिया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो करने में, तो ऐसे केस में उस पर पेनल्टी लग जाएगी, लेकिन ये कॉन्ट्रावेंशन नहीं हुआ। मेक्स एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन वर्कर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ये भी कॉन्ट्रावेंशन है।